हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। तो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? ऑल गुड? तो एज वी डिस्कस यस्टरडे कि दिस सेशन इज नॉट, हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो सेशन है लखनऊ में हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है। इसका एक पर्पस ये है कि टॉपिक एज यू नो कि हाउ टू कोरिलेट करंट अफेयर विथ योर ऑल जीएस सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ड्यूरिंग यूपीएससी प्रिपरेशन एक जो सबसे बड़ा मेजर चैलेंज है, जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो ये है कि करंट अफेयर को कैसे डील किया जाए। शुरू में बहुत ज़्यादा जोश होता है लोगों में, तो क्या करते हैं, पेपर कटिंग शुरू करते हैं, नोट्स बनाना चालू करते हैं। तो वो एक महीने में समझ में आता है कि एक नोटबुक भर गई, जो अगर देखा जाए तो ह्यूमन माइंड के हिसाब से मतलब फिजिबल नहीं है कि आप कितनी सारी नोटबुक्स को याद कर पाएंगे या कितने सारे कंटेंट्स को रिवाइव कर पाएंगे, ठीक है ना। आप कितनी चीज़ों को रिटेन कर सकते हैं, कैसे रिटेन कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे बेसिक चीज़ क्या है कि अगर मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछूं कि आप में से जितने भी लोग हो उन्होंने कितनी बार यूपीएससी का सिलेबस पढ़ा है, कितनी बार? एक बार, विच इज़ नॉट सफिशिएंट। अगर मैं बेस्ट प्रैक्टिकेबल फॉर्म में कहूं, प्रैग्मेटिक तरीके से, एटलीस्ट 20-30 टाइम्स इतनी बार पढ़ लेना चाहिए कि आपको एक एक वर्ड उसका लर्न बाय हार्ट होना चाहिए। बिकॉज आपके सिलेबस का एक एक वर्ड जो है वो अपने आप में एक एक टॉपिक है। और जब आपको जो कहते हैं ना कि सबसे पहले किस तरीके से करंट अफेयर को मैनेज करें, तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज आता है, बहुत जो जनरली लोग सजेस्ट कर देते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए। अब न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, जितना सारा न्यूज़पेपर में, एक न्यूज़पेपर में कंटेंट होता है, अगर उतना कंटेंट हम पढ़ने लग जाएं दिन भर में, तो दिन भर में न्यूज़पेपर ही नहीं खत्म हो पाएगा, फिर शाम तक वो रिटेन भी नहीं हो पाएगा। तो क्या न्यूज़पेपर में पढ़ें, कितना पढ़ें, कितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, परीक्षा के दृष्टिकोण से कितनी चीजें महत्वपूर्ण है, कितनी चीजें नहीं महत्वपूर्ण है, कैसे पता चलेगा। तो उसका एक ही सोर्स है हमारे पास, और वो सोर्स है यूपीएससी का सिलेबस। आज का जो सेशन है, जब हम उसको डिस्कशन इसका जब शुरू कर रहे हैं, उससे पहले मैं यही चाहूंगा कि आप लोग एक बार सिलेबस को जरूर देखें, ठीक है। और जब आप उस सिलेबस को देख लेंगे, तो उस सिलेबस को अगर आप डिकोड करेंगे, ठीक है ना, या डिसाइफर करेंगे, तो आप लोगों को उसमें क्या कहते हैं, कुछ थीम्स दिखाई देंगी। उस थीम्स को हम सब थीम्स में लेकर जाएंगे, और फिर वो सारी सब थीम्स को इंटरकनेक्ट किया जाएगा। बेसिकली अगर देखा जाए, अगर आप एनवायरमेंट, कोई भी एक टॉपिक उठा लीजिए, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपसे बात करता हूं ग्लोबलाइजेशन का, तो ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण। अब भूमंडलीकरण का, वैश्वीकरण का राजनीतिक स्तर पर क्या लाभ हुआ, राजनीतिक स्तर पर हमने क्या बदलाव देखे, एट ग्लोबलाइजेशन एट पॉलिटिकल लेवल, ग्लोबलाइजेशन एट इकोनॉमिकल लेवल, ठीक है ना, ग्लोबलाइजेशन एट सोशल लेवल, ठीक है ना। जब हम इन सारी चीजों को, एक वर्ड को 4 डायमेंशंस में देख पाएंगे, देन वी आर एबल टू इंटरकनेक्ट ऑल जीएस सब्जेक्ट। ऐसा नहीं कि GS1 में जो पढ़ा वो सेपरेट रहेगा, वो GS2 में यूज नहीं होगा, या GS2 में जो पढ़ा वो GS4 में यूज नहीं होगा, ठीक है ना। सब आपस में इंटरकनेक्ट है। आप जब ग्लोबलाइजेशन पढ़ने जा रहे हैं, तो आप उसको मल्टी डायमेंशन फॉर्म में अगर नहीं पढ़ेंगे, आप एक एक फॉर्म में पढ़ेंगे, तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा, ठीक है। और करंट अफेयर को लेकर यह भी एक धारणा रहती है कि मैगजीन पढ़े, ठीक है। तो देखिए, मैगजीन कैन बिल्ड योर, हाँ हाँ प्लीज, हाँ हाँ हाँ, जो मैगजीन है ये सिर्फ और सिर्फ आपका क्या बिल्ड कर सकती है, फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, आपके पास वर्ड पावर बिल्डिंग, ठीक है ना, और कंटेंट क्रिएशन जो है, आपका जो कंटेंट है वो जब कैसे डेवलप होगा, उसका एक ही एक ऑब्जेक्टिव है, एक ही एक सोर्स है, वो है न्यूज़पेपर, ठीक है ना। और न्यूज़पेपर आज की तारीख में टेक्नोलॉजी हमको बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, फायदा दे रही है। अब तो गूगल ट्रांसलेट आ गया है, कोई ऐसी आवश्यकता नहीं कि क्या कहते हैं हिंदी का न्यूज़पेपर ही पढ़े। हिंदी में हिंदू का पेपर डाउनलोड करा, हिंदू का पेपर आपने लिया, ऑनलाइन ही उसको आपने क्लिक किया, वो विद इन अ सेकंड क्या कहते हैं बढ़िया से ट्रांसलेट होकर आ जा रहा है, ठीक है। तो तकनीक की सहायता से हम उस चीज को भी हासिल कर सकते हैं जिस चीज को हमें हासिल करना है।
ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि जब हम करंट अफेयर को शुरू करते हैं तो क्या उसे पार्ट वाइज हम डिवाइड कर दें, या उसे सब जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 के हिसाब से डिवाइड कर दें। ये सबसे बड़ा चैलेंज आता है। ऐसा कुछ नहीं करना है हमको, ठीक है ना। हमें इंटरकनेक्टेड इंक्लूसिव वे में पढ़ना है, समावेशी ढंग से पढ़ना है, ठीक है ना। अलग अलग पढ़ते जाएंगे तो एक साल में सिलेबस ही नहीं खत्म होगा, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो जीएस को करंट अफेयर से किस तरीके से जोड़कर हमें अपने सिलेबस को पढ़ना है, ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। पर लिमिटेड टाइम में मैं आज जीएस पेपर 2 को एक्सक्लूसिवली, जीएस पेपर 2 में किस तरीके से करंट अफेयर को ज्यादा डीप तरीके से यूज कर सकते हैं उसके बारे में थोड़े कुछ एग्जांपल्स के साथ, क्वेश्चंस के साथ हम लोग डिस्कशन भी करेंगे, ठीक है। हमारे जो आज की डिस्कशन का एजेंडा है, एक तो है कि पहले सिलेबस को देखना है, सिलेबस को देखने के बाद किस तरीके की थीम्स आती हैं, किन चीजों पर ज्यादा अपना फोकस रखना है, वो कैसे डिसाइड होगा, वो प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को देखकर डिसाइड होगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं अगर आपसे बात करूं कि 2010 से लेकर 2024 मतलब लगभग 15 साल का अगर हम पेपर उठा के देखें और सिर्फ महात्मा गांधी जी के इर्द गिर्द ही अगर हम घूमें, महात्मा गांधी का ये कॉन्सेप्ट अगर हम पकड़ के चले और उसको ही कैलकुलेट कर ले, उसके ही पूरे नंबर को कैलकुलेट कर लें, तो तकरीबन 1000 नंबर तो वही ले जा रहा है। 3, 4, 5 क्वेश्चन तो पूछे ही जा रहे हैं, ठीक है ना कहीं हम उसका कंटेंट वाइज यूज कर ही रहे हैं। तो कि फ्रीडम मूवमेंट में गांधी जी एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, तो अब उस कॉन्सेप्ट को कितने डायमेंशंस में हम पढ़ सकते हैं वो हमें देखने की जरूरत है, ठीक है। तो वो सारी चीजें आज हमें डिस्कस करनी है। उसके बाद फिर न्यूज़पेपर में जब कोई चीज आ रही है, ठीक है ना, कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स भी मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा कि न्यूज़पेपर में जो चीजें आ रही हैं, अब उसको पढ़ते वक्त क्या होता है कि जब भी न्यूज़पेपर सामने आता है तो पढ़ते वक्त ऐसा महसूस होगा कि इसमें से क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो उसके लिए सबसे पहली एक चीज याद रख लीजिए कि आपको कोई चीज रटनी नहीं है सिवाय आपके सिलेबस के। सिलेबस का एक एक शब्द आपको लर्न बाय हार्ट होना चाहिए। अगर आप अपने आप को यूपीएससी का रियल एस्पिरेंट मानते हैं तो आपका सबसे पहला प्राइम जो कह सकते हैं गोल होना चाहिए, वो यूपीएससी का सिलेबस लर्न बाय हार्ट होना चाहिए। आपको उसके एक एक कीवर्ड अगर याद है, एक एक पॉइंट उसका याद है, तब आप इजीली इस चीज को कंक्लूड कर सकते हैं कि करंट अफेयर में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। एक बार आप इसे करके देखेंगे आपको जरूर फर्क नजर आएगा, ठीक है। तो इस सेशन को जैसे ही हम अब शुरू करने जा रहे हैं, तो अब यहां पर हम लोग चीज देखेंगे कि पहले सिलेबस क्या है और फिर सिलेबस को थोड़ा सा मैं डिकोड करूंगा, उसके बाद थीम वाइज पर चलते हैं, ठीक है। ठीक है, ये आपका जीएस पेपर 1, 2, 3। देखिए जनरल स्टडीज का जो सिलेबस है वो काफी ज्यादा क्या कहते हैं अनडिफाइंड है। ये तो मैं मानता हूं कि जनरल स्टडीज का जो सिलेबस है वो काफी ज्यादा अनडिफाइंड है, पर ठीक है, वो जो जितना दिया है उतना आप लोगों को एक बार देखना है, ये बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। जो आपका मेन जो एरिया है फोकस का, वो यहां से शुरू होता है पेपर 2 से, ठीक है ना। यहां से आपको एक एक चीज लर्न बाय हार्ट याद होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो जनरल स्टडीज में इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी है। तो अब आप देखेंगे फ्रीडम स्ट्रगल, जो मैं पहले बात करता, अगर आप फ्रीडम स्ट्रगल पर देखेंगे तो अगर आप पूरा प्रीवियस ईयर का ट्रेंड उठाएंगे 14-15 सालों का, तो आपको फ्रीडम स्ट्रगल में लगभग 500-600 नंबर, 700-800 नंबर के करीब करीब क्वेश्चंस यहीं से मिलेंगे। तो जिसमें जितने भी चीजें लिखी हुई उनके सबके अपने अपने वेटेज है। बट अब हमें यह देखना है कि इसमें करंट अफेयर का क्या एरिया है। जैसे साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, इस लाइन को ध्यान से रखिएगा, ये आपकी एक थीम है। अभी मैं दिखाऊंगा इस थीम पर कितने क्वेश्चंस आए हैं लगातार 2021 में, 22 में, 23 में, 24 में, हर साल क्वेश्चन आया, 25 में भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो आपको किस तरीके से पढ़ना है वो सारी चीजें यहां पर 1 बाय 1 दिखेगी। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं पेपर 3 की।
पेपर 3 में जनरल स्टडीज, पेपर 2 गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। अब इस सिलेबस को जब पढ़ रहे होते हैं तो एक चीज बहुत ध्यान से देखनी होगी कि यहां पर पहला वर्ड जो लिखा हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अगर ओवरऑल देखा जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक तरीके की उसकी डेफिनेशन है, ठीक है, कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके माध्यम से स्टेट रन किया जा सकता है, स्टेट की सारी एक्टिविटीज को रन किया जाता है, स्टेट को रन कराया जाता है। स्टेट को रन कराने के लिए बेसिकली 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है ना, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये 3 चीज एग्जिस्ट करती हैं। पर यहां पर अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन में तो सारी चीजें आ गई, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी, हर चीज का डिस्कशन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो सब कुछ आ गया ना, पार्ट 20 सारे पार्ट्स आ गए, सारे आर्टिकल्स आ गए, सारे शेड्यूल्स आ गए। बट क्या अंतर है आपको आगे सिलेबस में, ऐसा क्या लिखा हुआ है जो कि क्या कहते हैं आपको खासकर फोकस तरीके से ध्यान देना होगा, ठीक है ना। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब आप जाते हैं तो अभी आपको यहां पर एक चीज और दिखाई दी जाएगी, वो क्या दिखाई दे रही है अलग से, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स, इश्यूज एंड चैलेंजेस pertaining to the federal structure, devolution of power, financial up to local levels and challenges therein, ठीक है ना। तो यहां पर आपको क्या, यहां पर अलग से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा अर्बन लोकल बॉडीज, रूरल लोकल बॉडीज के बारे में बात की गई है। इसके बाद फंक्शंस, सेंटर और स्टेट्स के फंक्शन की बात की गई है, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 7 है, सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए प्रॉपरली एक पार्ट दिया हुआ है, पर यहां पे अलग से बात की है। तो मतलब डायरेक्टली यहां यूपीएससी कह रहे हैं कि ये एरिया ऑफ फोकस है आपका, ये एरिया ऑफ फोकस है। और मैं भी आपको एग्जांपल से दिखाऊंगा किस तरीके के क्वेश्चंस आए। अब यहां पर आप डिस्कशन में एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप पूरे टाइम एक्टिव रहेंगे तभी चीजों को समझ पाएंगे। यहां पर सीधे दिया हुआ है फाइनेंस अप टू लोकल लेवल्स एंड चैलेंजेस देयर हैं, ठीक है ना। मतलब यहां पर डिवोल्यूशन ऑफ पावर, डिवोल्यूशन ऑफ पावर का मतलब क्या हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन हमने कब किया, 73rd 74th से हमने किया ही किया है, ठीक है ना। तो अब उसके डिसेंट्रलाइजेशन से लेकर वो सारी चीजों को यहां पर हम देखेंगे कैसे करंट अफेयर में जोड़ना है। अभी आप देखेंगे कि यहां पर क्या कहते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही थी। अभी पंचायती सिस्टम में अर्बन लोकल बॉडीज और रूरल लोकल बॉडीज का म्यूचुअल एक साथ इलेक्शन करने की बात की जा रही है। तमिलनाडु में ये न्यूज आ चुकी है, तमिलनाडु की न्यूज है करंट अफेयर में, उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं वो सारी चीजें डिस्कस्ड हैं उसमें, ठीक है ना। हम सारी चीज देखेंगे। सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशंस। तो बेसिकली अगर आप यहां मोटा मोटा देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन प्लस गवर्नेंस को पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन प्लस गवर्नेंस को पढ़ना है, ठीक है ना। अब यहां पर आप देखिए पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर नहीं आता है? आता है, बट यहां पे अलग से दिया हुआ है, ठीक है। एक सबसे बड़ी क्वेरी ये भी आती है कि क्या लक्ष्मीकांत इज सफिशिएंट, कोई स्टैंडर्ड बुक सफिशिएंट है? तो मैं आपको एक चीज बताता हूं कि स्टैंडर्ड बुक का सिर्फ इतना रेलेवेंस है कि वो आपका बेसिक फाउंडेशन बना सकती है। उसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो उसके अलावा अगर आप सिर्फ उसके बेसिस पे पेपर को क्वालिफाई करने का सोच रहे हैं तो ये टास्क कंप्लीट नहीं होगा। उसके पीछे बेसिक लॉजिक है कि आपको अपने बेसिक्स के साथ करंट अफेयर और डायनेमिक चीजों को कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लानी पड़ेगी, ठीक है। ये 2-3 चीजें आपको इसके साथ कॉम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। विदाउट डूइंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू आर नॉट एबल टू सक्सीड इन दिस एग्जामिनेशन, अंडरस्टैंड। तो उसके क्या क्या पॉइंट्स हैं उन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं बारी बारी से। फिर साइलेंट फीचर ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट्स, मतलब यहाँ सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा है। अब इलेक्शन कमीशन के बारे में लक्ष्मीकांत में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, कुछ कमिटीज के बारे में भी दिया हुआ है। लेटेस्ट कमेटी रामनाथ कोविंद जी की कमेटी आई थी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, उन्होंने कमेटी का रिप्रेजेंटेशन दिया है जहां पर वो इंसर्शन ऑफ सम आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं 82 में, ठीक है ना। वो सारी चीजें आपको करंट अफेयर से मिलेगी, ठीक है ना। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का क्या स्टेटमेंट है, जैसे मैं अभी कोट करूंगा यहाँ पर एस वाई कुरैशी जी का स्टेटमेंट है, दीपक मिश्रा जी का स्टेटमेंट है, सीजीआई दीपक मिश्रा का स्टेटमेंट है, वो किस तरीके से क्या रेलेवेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, वो सारी चीजें हमें करंट अफेयर से मिलेगी, ठीक है ना। और ओवरऑल अभी मैं सिर्फ जीएस पेपर 2 पे फोकस बता रहा हूं, अगर आप जाएंगे तो इस तरीके से जीएस पेपर 1 2 3 4 में चारों में आपको इसी तरीके से करंट का रेलेवेंस मिलेगा, ठीक है ना। पर इस सेशन में मैंने शुरुआत की है जीएस पेपर 2 से सिर्फ, ठीक है। तो
इस तरीके से, जैसे डेवलपमेंट प्रोसेस एंड डेवलपमेंटल ऑफ द इंडस्ट्रीज, एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, मतलब ये सारी चीजें अलग से दी हुई हैं। अब न्यूज़पेपर जब आप पढ़ रहे होंगे तो वहां पे एनजीओ को लेकर न्यूज है, एसएचजी को लेकर न्यूज है। जैसे इस समय इलेक्शन कमीशन की अगर मैं बात करूं तो इस समय सबसे ज्यादा एक चल रहा है सर, यस, स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट इन बिहार। बिहार इलेक्शन को लेकर इस समय बहुत ज्यादा हल्ला मचा हुआ है। बिहार जो है वो देश में तकरीबन 8 से 9% पॉपुलेशन को कैटर करता है, ठीक है ना, लगभग 12, 13, 9, 10, 11 करोड़ के आसपास जो भी आबादी हो, ठीक है ना, एग्जैक्ट फिगर से मैं अवेयर नहीं हूं, ठीक है। तो जितनी भी आबादी है, अब उसमें वहां पर वो लोग बिहार के सिटीजन है या नहीं है, वो लोग वहां पे वोट डाल सकते हैं नहीं सकते, इसको लेकर एक स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट जिसे सर कहा गया है, ठीक है ना, सर कहा गया है, उसको लेकर बहुत ज्यादा इलेक्शन कमीशन को लेकर बातचीत चल रही है। अगर देखा जाए तो किसी से अडल्ट फ्रेंचाइज का राइट ले लेना डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, ठीक है ना। और कानून क्या कहता है, 100 अपराधी बच जाए पर एक गुनहगार, एक निर्दोष को दोष, मतलब उसको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं इससे कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेसी है हमारी, लोकतंत्र है, उस पर एक सवाल उठेगा। तो सर इस समय बहुत ज्यादा क्या कहते हैं न्यूज में है, कंसिस्टेंटली मुझे लग रहा है लगभग 8-10 दिनों से ये न्यूज में बना हुआ है। हाँ नहीं, 8-10-15 दिनों से इसने ज्यादा तेजी से पकड़ी है। इलेक्शन कमीशन के कार्य करने पर प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब यहां पर आपके पास एनालिटिकल अप्रोच होनी चाहिए। यहां पर आपका काम सिर्फ इससे नहीं चलेगा कि प्रोविजन ऑफ द इलेक्शन कमीशन, पावर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन, एग्जीक्यूशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन, या हु इज चीफ इलेक्शन कमीशन। चीफ इलेक्शन कमीशन के अलावा इलेक्शन कमीशन कमिश्नर कितने होते हैं, 2 और होते हैं। दीज आर नॉट फुलफिल योर रिक्वायरमेंट, ये आपकी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते हैं। दीज वर द फैक्ट्स। आप चाहे लक्ष्मीकांत पढ़िए, चाहे कोई अदर स्टैंडर्ड बुक पढ़िए, ये फैक्ट्स आपको मिल जाएंगे। बट एनालिसिस कहां से मिलेगा? वो एनालिसिस आपको मिलेगा रीडिंग न्यूज़पेपर से। वहां पे आपको उसको क्रिटिकल, अब वहां पर क्या है कि लोग कहेंगे सर इसका नोट्स बना लें। अब सर आ रहा है तो सर पे नोट्स बनाना है, कोई जरूरत नहीं है नोट्स बनाने की। आप उसे 8 दिन 10 दिन बस पढ़ते रहिए, 7 दिन 8 दिन लगातार। कोई भी चीज होगी वो 7-8 दिन 10 दिन, कम से कम 7-8-9-10 बार उसको पढ़ना है आपको। ऐसा नहीं कि पहले दिन पढ़ो, पहले दिन बैठ गए उसके नोट्स बनाने के लिए। नोट्स बनाने हैं पर कैसे बनाने, स्मार्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है ना। पन्ना भर के एक एक पन्ने पे एक एक लाइन नहीं लिखनी है। सेंटर ऑफ द पॉइंट सर होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन होना चाहिए। अब इलेक्शन कमीशन आपका एक टॉपिक हो गया। अब इलेक्शन कमीशन रिफॉर्म कमेटी कौन कौन सी, उसके एक माइंड मैप बना लीजिए। इलेक्शन रिफॉर्म की जितनी रिफॉर्मेशन कमेटी है उसमें क्या क्या है, 1-1-1-1 लाइन में होना चाहिए, शॉर्ट वर्ड्स में, ठीक है। इलेक्शन कमीशन के रिफॉर्म्स हो गए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हो गया, स्पेशल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट हो गया, उसके क्या क्या प्रोविजंस हैं वो हो गया, ठीक है ना। 1 नेशन 1 इलेक्शन हो गया, ठीक है ना। उसके प्रोज एंड कॉन्स हो गए। वो सारा आपका 1 पेज में होना चाहिए, टोटल समराइज। कीवर्ड्स सिर्फ आपके ध्यान में होने चाहिए, बाकी कंटेंट आप पढ़ते रहिए। जैसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, सारे कीवर्ड्स आपके दिमाग में आ गए, इंटरप्रिटेशन आपको पता है, यू कैन इजिली इंटरप्रिटेट। आपको कोई जरूरत नहीं है कि कहते हैं सारा कंटेंट एक वर्ड बाय वर्ड कॉपी करना न्यूज़पेपर से, और क्या कहते हैं ऐसे लिखते लिखते एक मोटा बंडल बना लेना। आपके जैसे जीएस पेपर 1 है, जीएस पेपर 2 है। अगर जीएस पेपर 1 से लेकर जीएस पेपर 4 तक की मैं बात करूं तो कुल मिलाकर 60 पेजेस की जो A4 शीट्स आती है, ऐसे मिलाकर ऐसे 4-5 बंडल शीट्स होनी चाहिए आपके पास। अगर मुश्किल से कहें तो इतना मोटा एक कॉपी बन जाएगा, बाद में उसको स्पाइरल करा लीजिए। दैट इज योर वेल्थ, बस उतना ही है, उससे ज्यादा कहीं ध्यान नहीं देना है, और उसे बार बार रिपीट करिए। ये वो लथार्जिक और ये वो एक्सरसाइज है जो थोड़ी टफ है, बट यही आपके सिलेबस के का जो बल्कि सिलेबस है उसको कंसाइज करेगी, कॉम्पैक्ट करेगी। जब तक आप उसे कॉम्पैक्ट नहीं कर पाएंगे, जब तक आप सारी चीजों को समेट नहीं पाएंगे, सारी चीजें इधर उधर बिखरी रहेंगी, तब तक आप चीजों को रिटेन कर ही नहीं सकते हो। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है ना।
अगर मैं आपसे बात करूं कि जुडिशियल रिव्यू को लेकर मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया है, ठीक है, तो डज इट रिक्वायर कि तो आपको कहीं आर्टिकल 13 के सारे क्लॉजेस को कल लिखना है? हाँ, डाइसीज के प्रिंसिपल्स को लिखना है। कल जो हमारा डिस्कशन हुआ है डाइसी को लेकर, क्या लगता है कि उसे हमें लिखना है? हमारे दिमाग में एक फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 13 है, उसके कीवर्ड्स हैं, उसमें क्या क्या है, जुडिशियल रिव्यू है, ठीक है ना, आर्टिकल क्लॉज है, कुछ डॉक्ट्रिन्स है, डॉक्ट्रिन ऑफ सर्विलिटी है, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस है, अंडर विच जजमेंट हमने पिथ एंड सब्सटेंस पढ़ा था। नहीं, बलसार के केस में तो कहते हैं इंट्रोड्यूस हुआ था पिथ एंड सब्सटेंस, शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, सज्जन सिंह के केस में पढ़ा था। हाँ, ठीक है ना, सज्जन सिंह के केस में पढ़ा था, ठीक है। तो वो सारी चीजें तभी रिटेन होगी, बार बार रिटेंशन से। आप ऐसे नोट बनाने जाओगे तो कहते हजारों पेज के नोट्स बन जाएंगे। क्या वो हजारों पेज के नोट्स आप जब मेंस लिखने जा रहे हो, इज इट पॉसिबल टू रिवाइज होल कंटेंट? नॉट पॉसिबल। यूपीएससी को आपके कंटेंट से मतलब नहीं है, उसको आपकी नॉलेज से मतलब, उसको ये पता है, उसको बस ये जानना है कि आपको कितनी नॉलेज है, ठीक है ना। आप ये नहीं उसको बताने जा रहे मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी है, या मैंने डीडी बासु पढ़ी है, या मैंने एम पुरी पढ़ी है, या मैंने एमपी जैन पढ़ी है, उसे इस बात से मतलब ही नहीं है, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि किस तरीके की न्यूज आ रही, कैसे उसको हम रिलेट करेंगे, वो सारी चीजें देखेंगे। तो अभी जीएस पेपर 2 ओवरऑल हमने यहां पर देखा है, ठीक है। और ये आईआर की चीजें हैं, विल डिस्कस इट लेटर। बट नेक्स्ट आता है ये थीम 2 फ्रीडम स्ट्रगल। सी, मैं ये पीडीएफ है, 74 पेजेस की पीडीएफ है, इसमें पिछले 10-12 सालों के सारे क्वेश्चन किस थीम से आए, पूरे सिलेबस, जो आपकी जो थीम है फ्रीडम स्ट्रगल, ये कीवर्ड लिखा था कि नहीं लिखा था सिलेबस में? लिखा था। तो फ्रीडम स्ट्रगल से जितने भी सवाल आए हैं, अगर आप इन सारे सवालों को पढ़ोगे तो ओवरऑल जो इनका जो बेस है वो एक है, हर बार फॉर्म चेंज है, ठीक है। साइलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर मेंशन इन योर सिलेबस, ठीक है, वो सिलेबस में मेंशनड है, ठीक है। जस्ट होल्ड ऑन। पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, ये अभी हम छोड़ रहे हैं, हम जीएस पेपर 2 की तरफ जा रहे हैं। मिसलेनियस हटा देते हैं। इंडस्ट्री, ठीक है। सोशल इश्यूज में अभी हमने फैमिलीज वाला पढ़ा था, इंडियन सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। अब इंडियन सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया को लेकर सब थीम क्या बन सकती है? डाइवर्सिटी, critically analyze the proposition that there is a high correlation between Indian cultural diversity and socio-economical marginalities, ठीक है ना। डाइवर्सिटी का टॉपिक आ गया, फैमिली एंड मैरिज का टॉपिक आ गया, फैमिली एंड मैरिज का टॉपिक आ गया। फैमिली एंड मैरिज से हमेशा, अगर आप प्रीवियस ईयर में इस ईयर में जाएंगे तो ये आपको न्यूज में मिलेंगे, मैं आपको शो करूंगा, ये सब न्यूज़पेपर में मिलेगा। अगर आपने बेसिक्स पढ़े हैं, ये न्यूज़पेपर से आप इस न्यूज को अगर रिलेट कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हैं, यू कैन इजिली आंसर दिस क्वेश्चन। In the end of the discussion, definitely I will tell you some sources other apart from newspaper। कुछ 1-2-3 सोर्सेज हैं जिसको आपको रिलाई करना चाहिए, टाइम टू टाइम आपको उसे विजिट करते रहना चाहिए, ठीक है ना। मैं शो करूंगा आपको, अभी बताऊंगा उन सारी चीजों को, ठीक है ना। फैमिली मैरिज, फैमिली एंड मैरिजेस, कास्ट, ट्राइब, साइलेंट फीचर्स, कास्ट, डाइवर्सिटीज, ठीक है ना। ये जितने भी हैं आप ये देखिए, ये सब थीम्स हैं, उसके अंदर निकला हुआ है, ठीक है ना। जैसे एक, हाँ, चाइल्ड कडलिंग इज नाउ बीइंग रिप्लेस्ड बाय मोबाइल फोन्स, डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। कितना रिलेट कर पा रहे हो इस क्वेश्चन को? कितना रिलेट कर पा रहे हो? समझ पा रहे हो इस क्वेश्चन को? आज की तारीख में बच्चे को खाना खिलाना है तो क्या कर रहे हैं?
है ना, आप लगभग लगभग सारी उसी जनरेशन वाले हो। मोबाइल खाते खाते खाना है, ठीक है ना। बच्चों को आजकल आप देख रहे हो ना, क्या है इस पे प्रॉपर, क्या कहते हैं, न्यूज़पेपर में एडिटोरियल आया हिंदू में, हिंदू में प्रॉपर एडिटोरियल था। डू यू थिंक ये क्वेश्चन किसी बुक में मिलेगा? हाँ, ये मुझे क्वेश्चन मुझे अच्छा याद था अभी, इसलिए मैं स्टक हुआ। ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं, ये तो पूरे 10 साल का, एक एक क्वेश्चन तो मैं याद करके यहाँ नहीं बैठा हूँ, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप सोचिए, इस क्वेश्चन को आप रिलेट कर पा रहे हो, ये बहुत जनरल क्वेश्चन है। सोसाइटी कहाँ जा रही है? हाँ, लोग क्या कहते, जो सोशल रिलेशन है, बेसिक्स रिलेशन है, उससे ऊपर उठ के कहाँ जा रहा है? वर्चुअल रिलेशनशिप में जा रहा है ना। पीपल आर मच मोर कनेक्टेड इन वर्चुअली रादर देन फिजिकली, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, सी, ये रोल ऑफ वुमेन, वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एसोसिएटेड इश्यूज, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इशू, अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम एंड देयर रेमेडीज, सेम एज इट इज लिखा हुआ है यूपीएससी के सिलेबस में। अब उसकी सब थीम्स क्या बनती है? वुमेन 2024 में क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन? डिस्टिंग्विश बिटवीन जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्विटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक जेंडर कंसर्न इनटू अकाउंट इन द प्रोग्राम डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन। क्यों? क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो कैसी है? पेट्रियार्कल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। अब वुमेन का कॉन्सेप्ट है, अब वुमेन का कॉन्सेप्ट है तो आपको कम से कम 4 से 5 डायमेंशन पता होना चाहिए। वुमेन्स का सोशल स्टेटस क्या है, वुमेन का पॉलिटिकल स्टेटस क्या है, वुमेन का इकोनॉमिकल कंट्रीब्यूशन क्या है। जैसे अभी रिसेंटली कल परसों की एक न्यूज है, इंडिया में 42 पॉइंट समथिंग परसेंट स्टेम ग्रेजुएट वुमेन्स आर अवेलेबल, बट पीएलएफएस की एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया कि ओनली 27% वुमेन आर एम्प्लॉयड। तो क्या ये कहीं हमारी जो हमारी इकोनॉमी है उसकी दृष्टि में कहीं लैकिंग का रोल नहीं प्ले कर रहा है? ये एक गैप नहीं प्ले कर रहा है? क्यों ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा? भाई आगे जाकर आप ब्यूरोक्रेसी में जाकर आप करने क्या वाले हो? आप वनरेबल सेक्शंस को ही सर्व करने वाले हो, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करने वाले हो। तो सोचो, वो आपके एग्जाम टाइम से ही आपकी जो बेसिक नॉलेज है उसको वो नर्चर कर रहा है, वो आपसे वो चीज जानना चाह रहे हैं जो चीज उनको चाहिए। उन्हें नहीं चाहिए कि आप क्या कहते हैं आर्टिकल 13 में अच्छे से पढ़ के आ गए हो तो आप बहुत काबिल हो। एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 13 चाहिए, ठीक है ना। दे डजंट रिक्वायर फैक्ट्स ऑफ द, उनको आर्टिकल 13 के फैक्ट्स और 14 के फैक्ट्स से कोई लेना देना नहीं है। आप उसका एप्लीकेशन कितना अच्छे से जानते हो, ठीक है ना। डोंट यू थिंक सर की वजह से क्या कहते हैं वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट की वजह से वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। आप किसी से उसके वोटिंग राइट्स ले रहे हो तो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है कि नहीं है? हाँ, बात समझ पा रहे हो? अब आपने सर पढ़ा, एक डायमेंशन निकल के आया। क्या डायमेंशन निकल के आया? कि सर से सोशल इंपैक्ट क्या पड़ेगा, लोगों का सोशल इंपैक्ट क्या पड़ेगा, लोगों का फेथ कम होगा, डेमोक्रेसी पर क्वेश्चन मार्क होगा, कॉन्स्टिट्यूशन पे क्वेश्चन मार्क होगा, ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, तो उसका वे फॉरवर्ड क्या होगा? आप समझ पा रहे हो किस एंगल पे समझना है? आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है कि किस तरीके से चीजों को समझना है, कैसे डिकोड करना है? इससे काम नहीं चलने वाला कि इलेक्शन कमीशन के क्या प्रोविजंस हैं। वो 2012 के पहले पहले आता था कि उनके प्रीलिम्स के क्वेश्चन और मेंस के क्वेश्चन में कोई डिफरेंस खास नहीं होता था। प्रीलिम्स में वो क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ लेते थे, और मेंस में उन्हीं ऑब्जेक्टिव का कहते हैं डेफिनेशन पूछ ले रहे होते थे। ये सारी चीजें चेंज हुई आफ्टर 2012 जब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आए। जैसे लास्ट ईयर का एक क्वेश्चन है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का काम क्या सिर्फ ऑडिटिंग का है?
क्या सिर्फ उनका काम ऑडिटिंग का है? नहीं है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यूपीएससी को नहीं चाहिए कि आपको पता हो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की प्रोविजंस किस आर्टिकल में मेंशन है, प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के प्रोविजंस किस आर्टिकल में मेंशन है। यूपीएससी सीधे सीधे क्वेश्चन कर रहा है कि इस समय जो लोकसभा है उसमें डेलिब्रेशंस जो है वो लगातार डिक्रीज हो रहे हैं, डिस्कशंस डिक्रीज हो रहे हैं। इसका मतलब डेमोक्रेसी पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठ रहा है, क्योंकि सबसे बेस्ट डेमोक्रेसी वहां डिफाइन होती है जहां पर ऑपोजिशन को कहने का हक होता है, जहां वेयर ऑपोजिशन एग्जिस्ट। So UPSC needs your critical analytical data, which I have shown you, sorry, which I have showed you, showing you. ठीक है ना, मैं भी आपको दिखाऊंगा उस चीज को। ठीक है, चीजें कनेक्ट कर पा रहे हो कि कहां से क्या चीज उठानी है, कैसे पढ़ना है करंट अफेयर को, कैसे रिलेट करना है अपने सब्जेक्ट से। ठीक है ना, अभी इसको और थोड़ा हम समझेंगे। तो अब ये एक वुमेन का, फिर से अभी मैं इस पे वापस आऊंगा वुमेन पे। अब वुमेन के कितने डायमेंशन हो सकते हैं? सोशल डायमेंशन, पॉलिटिकल डायमेंशन, इकोनॉमिकल डायमेंशन, इंटरनेशनल लेवल पे किस तरीके का रोल प्ले कर रही वुमेन्स। हाँ, रिसेंटली हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल है। तारिणी का एक एग्जांपल है, पता है कि नहीं? इंडियन नेवी की कुछ वुमेन्स हैं जिन्होंने सी वॉयजेस किया है पूरे दुनिया का। हाँ, तारिणी, ठीक है ना, आईएनएस तारिणी के थ्रू। ठीक है, तो वो सारे एस्पेक्ट्स आपको पता होने चाहिए, तब आप इजीली इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। ठीक है ना, अब ये जीएस पेपर 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए। Why do large cities tend to attract more migrants than smaller towns? Discuss in the light of condition in developing countries. तो यहां पर बात कर रहा है जो गैप हो रहा है, इनइक्वालिटी आ रही है। Why people migrate from town to larger cities? Due to economic opportunities. ठीक है ना, बट उसकी वजह से क्या इश्यूज आ रहे हैं? इनइक्वालिटीज आ रही, रूरल अर्बन डिवाइड हो रहा है, क्लैशेस हो रहे हैं। अभी रिसेंटली आपने बहुत सारे क्लैशेस सुने भी हैं, कन्फ्लिक्ट्स। जी, ठीक है ना, एरिया जो है वो डेंस, उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है ना, क्योंकि भाई किसी भी एक एरिया का अपना रिसोर्स लिमिटेड है, और जब कंजम्पशन ऑफ रिसोर्स, क्या कहते हैं, जितनी वहां पर रिसोर्स की अवेलेबिलिटी उससे ज्यादा होगा, उससे ज्यादा हाई होगा, तो डेफिनेटली वहां पर क्या कहते हैं फिर क्लैशेस होंगे। क्लैशेस आपको सारे सुनाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, वो बताने की मुझे जरूरत है नहीं। ठीक है ना, तो वो सारी चीजें आपको यहां से समझ में आएगी। अब देखिए, लगातार 23, 22, 21 सब थीम क्या है? अर्बनाइजेशन। 24 अर्बनाइजेशन। ठीक है ना, आओ, लखनऊ के लोग नवाब होते हैं, आराम से आते हैं। हाँ, उधर ही बैठ जाओ, उधर ही बैठ, चलो। ठीक है, 19 अर्बनाइजेशन, मतलब ओवरऑल अब आपका जो सेंटर ऑफ नोट्स होना चाहिए वो किस पर होना चाहिए? अर्बनाइजेशन। अगर आपका अर्बनाइजेशन को लेकर कॉन्सेप्ट बन गया है, तो अब अर्बनाइजेशन से रिलेटेड कभी कोई भी, अब लोग कहते हैं सर सवाल रिपीट नहीं होते यूपीएससी में, ये रिपीट हो रहा है, बस हर बार कॉन्सेप्ट इवॉल्व हो रहा है। अगर आप कंसिस्टेंटली करंट पढ़ रहे हैं, अर्बनाइजेशन के डेटाज हैं आपके पास, ठीक है ना, तो आप उसको इजीली रिलेट कर सकते हैं। अगर आप पांचों पास्ट 6 ईयर्स के सवाल देखोगे जो अर्बनाइजेशन के थीम पर आए हैं, ओवरऑल उसका जो क्रक्स निकलेगा वो सेम निकलेगा, 19-20 के अंतर को छोड़ दो। ठीक है ना, 19 में भी उसने अर्बनाइजेशन पे पूछा है, 21, 20, 22, 23, 24, 25 में भी आएगा। ठीक है ना, अब कह सकते हो क्या यूपीएससी में क्वेश्चन रिपीट होते हैं? ठीक है, लोगों के चेहरे पर क्या क्वेश्चन मार्क बना होता है कि क्या होगा। मतलब मेंस का सिलेबस इतना क्रिस्टल क्लियर डिफाइंड है ना, बट क्या है कि सही पाथ और सही
तरीका नहीं अपनाने की वजह से वो बहुत बल्की हो जा रहा है, ठीक है ना। जो प्रीलिम्स के बाद आपको 3 मंथ्स मिलते हैं, अगर उसमें आपका सारा मेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपका वन स्पाइरल नोटेड क्या कहते हैं, आपका कंटेंट तैयार है, पूरा करंट अफेयर, पूरा स्टैटिक डेटा उसके साथ आपने रिलेट करके बैठे हुए हो, वो 3 मंथ्स आप सिर्फ रिवीजन करो। क्योंकि देखिए जनरल स्टडीज के जो 4 पेपर हैं, अगर उसका ओवरऑल एवरेज रैंक 1 का मार्क्स चेक करोगे और जो लास्ट रैंक का मार्क्स होगा, जनरल स्टडी का ऑन एन एवरेज मार्क्स होता है, ठीक है ना, 400 से 430 के बीच में, मैक्सिमम वाला 430 432, मतलब कभी एक आध बार कोई चला गया 440, मैं नहीं जान रहा हूं, मेरी नॉलेज में नहीं है, पर एक 390 से 430 के बीच में ही एवरेज ऑन एन एवरेज सब मिल जाते हैं, सारे आपको उसी मिलेंगे, ठीक है ना। जो एक अगर आप देखोगे तो 120 का एक जो एवरेज 120 के बीच का जो एक एवरेज निकलता है, वो ओवरऑल एवरेज आप निकल के देखोगे तो इतना ही आ रहा है। नहीं तो आप जाकर चेक कर लें इस बार के रैंक 1 के कितने हैं जीएस, ऑल जीएस 4 में आप चेक कर सकते हो, नॉट मोर देन, आई डोंट एक्सपेक्ट कि 4, मैंने तो नहीं देखा है, पर 430 440 से ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है ना। अब जीएस का और कहाँ यूज आता है, का और ज्यादा कहाँ यूज आता है, माफ कीजिएगा, करंट अफेयर का सबसे ज्यादा यूज यहाँ पर, इसके बाद कहाँ का इशू में आपके डेटा यूज होते हैं, ठीक है ना, एसए में यूज हो रहा है, एसए में जितने कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं, वुमेन से रिलेटेड इश्यूज हैं, सोशल इश्यूज हैं, सोशल जस्टिस के इश्यूज हैं, इकोनॉमिकल इश्यूज हैं, इन्हीं सब थीम पर तो टॉपिक्स आते हैं। और अगर आप उनको उस तरीके से नहीं, अपने नोट जो आप ये नोट्स बनाओगे जीएस 4 सब्जेक्ट के, ये आपके एसए में भी यूज होंगे, एथिक्स में तो आपने इसको ऐड ऑन कर ही लिया है, और अगर मान लीजिए आपके ह्यूमैनिटीज वाले ऑप्शनल हो गए, लाइक पीएसआईआर, ज्योग्राफी, ठीक है ना, या सोशियोलॉजी, सोसाइटी के, तो इसमें भी वो क्या कहते हैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है ना, इनमें भी उनका बहुत बड़ा रोल होगा, ठीक है। तो आप करंट अफेयर का वेटेज समझ रहे हो, करंट अफेयर के बिना अगर आप सिर्फ ये, मेरे पास बहुत बार, मतलब जितना मेरा पास्ट एक्सपीरियंस हुआ उसमें बहुत बार कहते मेरे पास स्टूडेंट आते हैं, सर मैगजीन पढ़ ले काम हो जाएगा, सर XYZ इंस्टीट्यूट की मैगजीन पढ़ ले क्या, इसका कंपाइलेशन आया वो पढ़ ले क्या। सॉरी बॉस, मे बी आप प्रीलिम्स सक्सीड कर लो, मे बी आप प्रीलिम्स सक्सीड कर लो, बट मेंस में आपको डेफिनेटली चैलेंज फेस करने पड़ेंगे, मेंस में आपको चैलेंज फेस करने पड़ेंगे। आप और कहो किसी के, मतलब कोई करंट अफेयर का कंपाइलेशन आप पढ़ लो, तो भाई उसमें फैक्ट और डेटा होगा, जो उसके पीछे की कहानी होगी, बिकॉज जो एक पीछे एक जो बैकग्राउंड होता है ना, बैकग्राउंड थीम होती है, अगर वो आपके दिमाग में बन गई है, तब आप बहुत इजीली जो भी सरप्राइजिंग क्वेश्चन आएगा उसको हैंडल कर पाओगे। बिकॉज ये कोई कॉलेज का पेपर तो है नहीं कि क्या कहते 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ा और उसमें जो लिखा है उसको वही लिख कर चला है। अभी मैं दिखाऊंगा कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिखाऊंगा जिसमें लोग क्या कर रहे हैं, मैंने कुछ लोगों की कॉपी भी चेक की है आंसर की। अब जैसे एक क्वेश्चन था, मुझे जहां तक याद आ रहा है, उसमें कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का जो मैंने अभी क्वेश्चन रिपीट किया, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया है, कैग पर क्वेश्चन आया है, तो उस बंदे ने क्या किया, मैंने बोला पीवाईक्यू में क्वेश्चन सॉल्व करके लाओ, तो उसने क्या किया, कैग के क्या किए, सारे प्रोविजंस लिख डाले, कैग का प्रोविजन आर्टिकल 148 से 151 के बीच में है, स्पार्ट में है, कैग ये होता है, कैग वो होता है, कैग की ड्यूटीज ये है, वो है, फलाना है। भाई 150 शब्द में तुम्हें बात लिखनी थी, पूछा उसने कुछ और था, आपने लक्ष्मीकांत से पढ़ के अगर आपने कैग के प्रोविजंस लिख दिए, उससे रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, नहीं फुलफिल हो रही है। एक आया था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लेकर, प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लेकर, उसमें वहां उसने मतलब डेलिब्रेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लेकर, वहां पर उसने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से रिलेटेड सारे प्रोविजंस लिख दिए, एंड ही थिंक उसे सब आता है, उसने बहुत डीप कर लिया है, डीप एनालिसिस है उसके पास। नहीं, ऐसे डीप एनालिसिस का काम नहीं है यहाँ पे, इससे काम आपका नहीं बनेगा, ठीक है। देखिए अर्बनाइजेशन पे, वुमेन पे, लगातार वुमेन पे अगर आप देखेंगे 14 14 14 13, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन एंड वुमेन, अब ग्लोबलाइजेशन ऑन, ग्लोबलाइजेशन एंड एथनिसिटी, ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का क्या हो रहा है, अगर आप देखेंगे पेपर 2 में आया इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, अगर मैं बात करूं तो आज की तारीख में ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, सारी दुनिया आपस में इंटरकनेक्टेड है, सारे मार्केट्स अवेलेबल हैं, तो एक इंडिया भी
अपने आप को डेवलपिंग, उसकी जो इकोनॉमिकल ग्रोथ हुई है वो 1991 के इकोनॉमिकल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हुई है। आज इंडिया जो ग्लोबलाइजेशन के दौर में जो काम कर रहा है टेक्नोलॉजी के फील्ड में, अगर कह लो तो आपके पास सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंडिया लॉन्चिंग अदर नेशन सैटेलाइट। दूसरे देशों के सैटेलाइट इंडिया लॉन्च कर रहा है बिकॉज इंडिया डेवलप रीयूजेबल रॉकेट लॉन्चर व्हीकल, सॉरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल उसने डेवलप कर लिया है, जो कि अदर इवन हम लोग फ्रांस, यूएस जैसी कंट्री, डेवलप्ड नेशंस के भी सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है ना, फ्रांस का भी हमने किया है रिसेंटली, और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के थ्रू हम अपने नेबरिंग कंट्रीज का भी कर रहे हैं। ठीक है ना कहीं हम स्पेस डिप्लोमेसी में बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। स्पेस डिप्लोमेसी में हम अपने आप को बहुत अच्छा स्ट्रेंथन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे हमारी फॉरेन पॉलिसी एनहांस हो रही है। अभी ग्लोबलाइजेशन का बात करते करते एक नया एस्पेक्ट आ गया। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन वी स्ट्रेंथन आवर फॉरेन पॉलिसी। What kind of diplomacy we did? Space diplomacy. अभी स्पेस डिप्लोमेसी समझ में आया? ठीक है ना, उसके बाद थोड़ा और चले जाएंगे ग्लोबलाइजेशन में, और चले जाएंगे तो हमने एक और डिप्लोमेसी की, वैक्सीन मैत्री डिप्लोमेसी। ठीक है ना, वैक्सीन मैत्री डिप्लोमेसी। हमने वसुदैव कुटुंबकम, ठीक है ना, G20 की हमारी थीम थी। ठीक है ना, अब फैक्ट्स आ जाएगा कि वसुदैव कुटुंबकम किस उपनिषद से लिया गया है, तो खट से लोग बता देंगे सर महाउपनिषद से लिया गया। ठीक है, प्रीलिम्स में पूछ लिया गया है कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, तो मंडोपनिषद से लिया गया है। दैट इज ओके। ठीक है ना, वो चीज समझ में आती, ठीक है, वो फैक्चुअल पॉइंट एक आपका सही आ गया, बट उस थीम के पीछे पर्पस क्या था? अब अगर मैं आपसे कहूं कि G20 को एनालाइज करिए, तो क्या करेंगे आप? What was the basic agenda behind G20? India's basic agenda behind G20? ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस आपने एक चीज देखी कि इंडिया इनवाइटेड एंड ज्वाइन, उसने, इंडिया ने ज्वाइन कराया अफ्रीकन यूनियन को। ठीक है, ये फैक्ट हो गया। G20 से अगर आप G20 की पूरी जेनेसिस को देखेंगे, इंडोनेशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, दीज वर ऑल द पार्ट्स ऑफ ग्लोबल साउथ। तो इंडिया कंसिस्टेंटली क्या कर रहा है? ग्लोबल साउथ में अपनी प्रेजेंस को स्ट्रांग बना रहा है। उस G20 का ही परिणाम है कि अभी मोदी जी 5 कंट्रीज में गए। सारी की सारी कंट्रीज कौन सी थी? ग्लोबल साउथ थी। वहां जाकर हमने क्या किया? क्रिटिकल मिनरल्स में डील की, रेयर अर्थ एलिमेंट्स में डील किया। ठीक है ना, G20 के थ्रू इंडिया ने क्या किया? काउंटर चाइना, चाइनाज कंटेनमेंट, जो चाइना की जो डिप्लोमेसी हो रही है, जो इंडियन ओशन रीजन में वो अपने डोमिनेंस को क्रिएट करना चाह रहा है, इंडिया उसको बैलेंस कर रहा है। कैसे बैलेंस कर रहा है? इंडिया बिकम अ पार्ट ऑफ क्वाड, इंडिया बिकम अ पार्ट ऑफ I2U2। ठीक है ना, तो आप देखो कहीं ना कहीं चाइना को हम हर जगह मिटिगेट कर रहे हैं, चाइना को हर जगह हम लोग क्या कहते हैं, काउंटर कर रहे हैं। ठीक है ना, आईमेक, ठीक है ना, वो डायरेक्टली कहीं ना कहीं काउंटर है, ऑल दो वो अभी बीच में फंसा हुआ है। ठीक है ना, ऑल दो अभी बीच में वो मामला फंसा हुआ है, बट अगर देखा जाए तो क्या था ये, अगर एनालिटिकल अप्रोच देखी जाए तो। उसके बाद इंडिया ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट क्या कहते कंडक्ट की, 3 वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट कंडक्ट हुई G20 के बाद। तो ये क्या शो कर रहा है कि इंडिया वांट्स टू सीक सपोर्ट ग्लोबल साउथ कंट्री फॉर UN परमानेंट मेंबरशिप। ठीक है ना, एक चीज वो निकल के आ रही है, एक डायमेंशन वो भी निकल के आ रहा है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, यूनाइटेड नेशन में अपनी रिकॉग्निशन को और अपने रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए इंडिया को सपोर्ट चाहिए। इंडिया कंसिस्टेंटली सीकिंग सपोर्ट थ्रू डूइंग सच काइंड ऑफ डूइंग दीज थिंग्स। ठीक है ना, इसके माध्यम से इंडिया अपनी चीजों को हासिल करना चाह रहा है। Am I क्लियर? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आप लोगों को? ठीक है, आप कुछ कनेक्ट कर पा रहे हो? कुछ चीजें समझ में आ रही? नहीं?
ठीक है ना, ठीक है ना। फिर देखिए, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, हाउ डज इट इफेक्ट ग्लोबल सोसाइटी, हैज इट बीन इफेक्टिंग इंडियन सोसाइटी ऑल्सो। डेफिनेटली अब यहाँ पे कई सारे डायमेंशन आ जाते हैं। क्रिप्टो करेंसी कहीं ना कहीं साइबर सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। काउंटर फिटिंग जो है अभी तक क्या कहते हैं फिजिकली होता था, वर्चुअली होने लग जाएगा, ठीक है ना। तो क्रिप्टो करेंसी को लेकर भी रूल डेफिनेटली इंडिया में बनाने होंगे, ठीक है ना। ब्लैक मनी, अभी देखो ब्लैक मनी के काम में भी क्रिप्टो का यूज हो रहा है। तो इंडियन सोसाइटी में अब इसको ट्रैक करने का क्या तरीका होगा, ठीक है ना। पेपर 2 के क्वेश्चन है। आपका रोल वही नहीं खत्म हो जाए कि आपको पता हो रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड यूएस, इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड जापान। आपका काम वहां नहीं खत्म हो जा रहा है, उससे काम आपका नहीं चलने वाला है, ठीक है ना। अब क्रिप्टो करेंसी में जो इश्यूज हैं उसके लिए इंडिया किस तरीके से, किन क्या क्या चैलेंजेस हैं इंडिया के लिए, उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है ना। आपको उस तरीके से चीजों को सोचना पड़ेगा, वे फॉरवर्ड क्या है इंडिया का। और ये होता है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बनेगी कैसे, टू रीड न्यूज़पेपर्स, टू रीड रेलेवेंट आर्टिकल्स, ठीक है ना, रेलेवेंट आर्टिकल्स, रिसोर्सफुल आर्टिकल्स विच कैन नॉट बी चैलेंज बाय द यूपीएससी। वो कौन से आर्टिकल्स होंगे, वो कौन से टेक्स्ट होंगे, गवर्नमेंट के टेक्स्ट होंगे। वो टेक्स्ट हमें कहां से मिलेंगे, ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन गूगल, विल टेल यू, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, तुम्हें, ठीक है। चलो, सोशल एम्पावरमेंट, रीजनलिज्म, जस्ट होल्ड ऑन, हाँ नेक्स्ट, ठीक है ना। अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशनल guaranteed judicial independence is a prerequisite of democracy, comment। पॉलिटी का क्वेश्चन है, क्या कर सकते हैं इसमें बताइए। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात की गई है, अब कैसे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी दी है, उनका अपॉइंटमेंट क्या कहते हैं, उनका अपॉइंटमेंट, रिमूवल, उनकी सैलरीज, ये सब कैसी हैं, ठीक है ना। तो ये सब पे क्या कहते हैं गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले सकती है। तो यहां पर सेपरेशन ऑफ पावर को डिफाइन करना है, फिर यहां पर उनको कैसी कैसी इंडिपेंडेंस मिली हुई है, ठीक है ना, ताकि वो एक चेक और बैलेंस को, चेक एंड बैलेंस का प्रिंसिपल आपने पढ़ा है, उस चेक एंड बैलेंस के प्रिंसिपल को मेंटेन कर सके, है ना। दे कैन इजिली काउंटर, दे कैन इजिली पुट अ क्वेश्चन मार्क ऑन गवर्नमेंट एक्शन, ठीक है ना, तभी तो डेमोक्रेसी रह पाएगी। वैसे हमने देखा है कि आजादी के बाद से लेकर 1964 तक एक जो एरा था जुडिशरी का, वो पैसिव जुडिशरी का था, ठीक है ना, वो पैसिव जुडिशरी का एरा था। फिर हमको दिखता है 1965 1967 से कहते जो जुडिशरी का थोड़ा आक्रामक स्वरूप देखने को मिलता है, जो 71 आते 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 72 74 आते आते फिर वो थोड़ा दबता है, फिर उठता है, फिर दबता है, ठीक है ना। एक चीज सिंपल सी जान लो, जब जब गवर्नमेंट बहुत ज्यादा मेजोरिटी में, फुल मेजोरिटी में होगी, तब तब जुडिशरी, और जब कोलिएशन गवर्नमेंट होगी या गवर्नमेंट क्या कहते ठीक ठाक बहुमत के साथ होगी, जहां पे बहुत नाजुक स्थिति में होगी, वहां जुडिशरी स्ट्रांग होगी। ये एक चलता है, ये इनका जो कहते हैं ना एक कोल्ड वॉर जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में चल रहा होता है। या आप पूरा इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया से लेकर आज तक देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, कई सारे जजमेंट्स में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि पास्ट में बात करें तो आपने पढ़ा ही है, लास्ट 2 क्लासेस में पढ़ा है कि सज्जन सिंह और शंकरी प्रसाद के केस में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किसके फेवर में जजमेंट दे दिया, कोर्ट ने किसके फेवर में जजमेंट दिया, गवर्नमेंट के फेवर में जजमेंट दिया। बट 67 में आकर कोर्ट जब देखा गया कि क्या कहते कांग्रेस की थोड़ी स्थिति खराब होती है, तब सुप्रीम कोर्ट थोड़ी मजबूती से उभर के आता है और अपने पुराने सारे जजमेंट्स को वो क्या करता है, पलट देता है, गोलकनाथ के मैटर में, ठीक है ना।
तो ये एक मैंने एग्जांपल दिया है, ठीक है ना। नालसा, अभी एक और, ठीक है। अब ये क्वेश्चन फिर से आ गया सेपरेशन ऑफ पावर पे। अब सेपरेशन ऑफ पावर एक थीम है, ठीक है ना। सेपरेशन ऑफ पावर को लेकर किस आर्टिकल में मेंशन है? डीपीएसपी में है। अब आर्टिकल पता करिए आप लोग, जब ना पता हुआ करे तो नहीं बोलना चाहिए। सेपरेशन ऑफ पावर, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ये सेपरेशन ऑफ पावर, अब देखिए सब थीम्स कितनी है, जुडिशरी, जुडिशरी पे जुडिशरी, आपको जुडिशरी का फिर एक एक पॉइंट पता होना चाहिए, एक एक पर्पस पता होना चाहिए, ठीक है ना। जुडिशरी क्या कर रही है, वो कैसे कर रही है, वो सारी चीजें हम लोग अभी देखेंगे फिर से। जैसे 2024 में राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21, ठीक है ना, अभी ये चल रहा है। ये एनडी तिवारी का जजमेंट पढ़ा है कि नहीं आप लोगों ने? एनडी तिवारी एंड शेखर तिवारी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, डीएनए टेस्टिंग का मामला वहां पर था, ठीक है ना। देखो 24 में क्वेश्चन वैसा ही है, ठीक है। अब तो दोनों ही नहीं रहे ना, शेखर रहे, शेखर नाम था, और एक एनडी तिवारी, दोनों ही नहीं रहे ना, ठीक है। चलो, अब यहां तक तो मुझे लग रहा है कि आपको चीजें समझ में आ गई कि कैसे क्या कहते हैं चीजों को करना है, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी, देखिए हर बार 2017 में राइट टू प्राइवेसी पूछ लिया है, ठीक है ना। 2024 में अगर आप देखेंगे फंडामेंटल राइट्स में राइट टू प्राइवेसी हर बार आया हुआ है, ठीक है। डीएनए को लेकर, चाइल्ड वूम में डीएनए को लेकर राइट टू प्राइवेसी, ठीक है ना, ये रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, जजमेंट है, वो हम लोग आर्टिकल 21 में अभी आगे देखेंगे, मतलब नेक्स्ट जब भी हमारी क्लासेस होंगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर आर्टिकल 21 डिस्कस करने जाऊंगा तो पूरा सेशन उसी में चला जाएगा। ओवरऑल मेरा मकसद ये है कि कैसे करंट अफेयर को कैसे जीएस के सब्जेक्ट के साथ रिलेट करना है, जिसमें मैंने मोर फोकस किया, क्योंकि एक सेशन में एक ही पेपर को लेकर चलें ज्यादा बेटर है। ओवरऑल मैंने आपको एक ग्लिम्स दे दिया किस तरीके से हर जगह यूज हो रहा है, ठीक है। ठीक है, अब जैसे ये एक न्यूज है, असर्टिंग इंडिया कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम टारगेट, ठीक है। तो यहां पर आपको एक चीज एनवायरमेंट का टॉपिक है, ये आपको पता है, करंट में बहुत ज्यादा कार्बन क्रेडिट को लेकर बातें चल रही है। यूरोपियन यूनियन के साथ जब भी मीटिंग हुई तब कार्बन क्रेडिट को लेकर बात चल रही है। कार्बन क्रेडिट क्या है, ठीक है ना, जो भी हम चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना, मतलब जो भी क्या कहते हैं, जब भी हम जो जिससे कार्बन एमिशन करते हैं, उसके लिए जो भी ग्रीनरी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उससे जो ग्रीन हाउस एमिशन को हम कम कर पा रहे हैं, उससे हमें एक कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है ना। और अगर हम कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन पे, तो वो हम पर एक कार्बन टैक्स लगा रहे हैं, क्योंकि उसको उत्पादित करने में हमने कार्बन एमिशन किया है, ठीक है ना। ये दो तीन कॉन्सेप्ट हैं जो आपको लगातार इस न्यूज में देखने को मिलेंगे। देखा, इंडियन गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंटेंसिटी ऑफ प्रोडक्शन टारगेट्स फॉर एंटिटीज सच एज स्टील प्लांट ऑपरेटिंग विद इन 8 द 9 हैवी इंडस्ट्री सेक्टर। कौन कौन सी? इंडिया कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम सीसीटीएस कंप्लायंस मैकेनिज्म। द 8 सेक्टर आर एल्यूमिनियम, सीमेंट, पेपर, पल्प, क्लोर अल्काई, आयरन एंड स्टील, टेक्सटाइल, पेट्रोकेमिकल्स एंड पेट्रो रिफाइनरीज, ठीक है ना। उसके सारे प्रोविजंस यहाँ पे दिए हुए, पैट साइकिल 2012 टू 2014, फिर उसके बाद काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर हु टेक ऑन दिस जजमेंट, कौन जजमेंट लेता है, कौन एडजुडिकेशन करता है, कैसे कमेटी फॉर्म करती है, हाउ दे कैन कंक्लूड कि किस तरीके से कार्बन क्रेडिट का कहते हैं, किस तरीके से कार्बन क्रेडिट दिया जाता है, वो सारे प्रोविजन इसमें मेंशन है। तो आपको एनवायरनमेंट में एक मेजर चंक मिलेगा, एनवायरनमेंट में किस चीज का? कार्बन क्रेडिट का। आज की तारीख में खूब चल रहा है। अभी यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट इंडिया विजिट की थी, उस समय सबसे ज्यादा जोर पे था कार्बन टैक्स, कार्बन क्रेडिट, कार्बन टैक्स, ग्रीन गैस, ग्रीन हाउस ग्रीन गैस एमिशंस, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा न्यूज पे थी। तो आपको ऐसा नहीं कि आपने, जब आप देखिए, आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए तो कोई एक भी चीज हो तो कम से कम 7-8 बार जब उसको पढ़ लो, 7-8 बार अपनी अंडरस्टैंडिंग बना लो, 2-4 बार उसके बारे में सोच लो, तब उस टॉपिक पर अपने एक शॉर्ट नोट्स बनाओ, हार्डली हाफ पेज का, इससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, हार्डली हाफ पेज का ही
होना चाहिए। क्लियर है? सेक्युलरिज्म implicit from day one, explicit in 1976। 1976 में क्या हुआ? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू सेक्युलरिज्म को जोड़ा गया। देखो जोड़ा गया, पर क्या यहां पर एक जो बात लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है? सेक्युलरिज्म इम्प्लिसिट फ्रॉम डे वन। मतलब ऐसा नहीं था कि भारतीय संविधान में सेक्युलरिज्म था, नहीं था, पर उसको एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस कब किया गया? थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है ना? इस तरीके के आर्टिकल्स पढ़ने बहुत जरूरी है। जैसे ये फैजान मुस्तफा जी हैं, ये काफी अच्छे अच्छे आर्टिकल्स लिखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं। ठीक है, तो अब ये बताइए कि आपको क्या कहते हैं, सेक्युलरिज्म क्या हमारे संविधान में, मूल संविधान में नहीं था? जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या है? सेक्युलरिज्म है भाई। यू कैन प्रोफेस, यू कैन प्रोपोगेट, यू कैन फॉलो एनी रिलीजन जिसमें आपको बिलीफ हो। तो सेक्युलरिज्म तो था ही, डोंट यू थिंक? और सेक्युलरिज्म पे क्वेश्चन आए हैं, कम से कम 7-8 बार क्वेश्चन आया है। अगर 12-13 सालों में देख लिया जाए तो 3 से 4 बार आया है, और मैं ओवरऑल और थोड़ा पीछे जाऊंगा तो 7-8 बार तो उससे ज्यादा ही आया होगा, पर 3-4 बार का तो मुझे अभी याद है प्रेजेंट में कि 3 से 4 बार सेक्युलरिज्म पे क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है ना? अब जब जैसे ही आपके दिमाग में जैसे ही आपने ये हेडलाइन पढ़ी, मेरे दिमाग में तुरंत चीजें आ गई कि भाई सेक्युलरिज्म से है, पॉलिटी से रिलेटेड है। ठीक है ना? अब इसमें सेक्युलरिज्म को क्या कहा गया? इम्प्लिसिटली क्या कहते हैं, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डे वन से था, एक्सप्लिसिटली उसको 1976 से किया है। ठीक है ना? तो अब वो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, जस्टिफाई योर आंसर दैट सेक्युलरिज्म इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्युलरिज्म इज फ्रॉम डे वन, पहले दिन से सेक्युलरिज्म हमारे में था, जस्टिफाई करिए आप। तो आपको जस्टिफाई करने के लिए यहाँ पे फैक्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है ना? सारे फैक्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है ना? सेपरेशन, नॉन एस्टेब्लिशमेंट, सेक्युलरिज्म स्पेल्स ऑटोनॉमी, हिंदुत्व, सारी चीजें यहां पर अच्छे से दी हुई हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हो आप। यहां पे दिया हुआ है, अशोका का दिया हुआ है, द इंपॉर्टेंस ऑफ अशोकन एडिक्ट्स। ठीक है ना? दिया हुआ है। द चेंजिंग लैंडस्केप ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना? तो यहां पर इकोनॉमी का ये टॉपिक है। ठीक है ना? पीएलएफएस की रिपोर्ट होनी चाहिए आपके पास, इकोनॉमी क्वेश्चन आता है, एम्प्लॉयमेंट एक मेजर चंक टॉपिक है ना, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट एक पूरा टॉपिक है, यूपीएससी ने मेंशन किया हुआ है, उस पर क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आपको चीजें पता होनी चाहिए कि क्या क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है। क्लियर है? आप चीजों को समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? ठीक है ना? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये फिर एनवायरमेंट का आ गया। जस्ट इमेजिन काजीरंगा। अब फैक्ट्स आपको पता है काजीरंगा क्या है? ठीक है ना? काजीरंगा क्या है उसके बारे में आपको सब पता है। अब रेस्ट ऑफ द थिंग्स क्या है, यहां पर क्या नई चीजें आई आपको वो निकालनी है। ठीक है ना? आपको इसमें से वो सारी चीजें सीक आउट करनी है जो कि क्या कहते हैं, इसमें नए फैक्ट्स हैं, नए डेटा है, नया कॉन्सेप्ट है। तो हेडलाइन पढ़ते, मैं ये एक्सरसाइज इसलिए कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं, ये सब पिछले लास्ट 3 से 4 दिनों के न्यूज़पेपर के कटिंग्स और आर्टिकल्स हैं, तो मैंने बहुत पुराने नहीं पिक किए हैं। ठीक है? और विदाउट डूइंग दिस प्रैक्टिस, डोंट यू एवर थिंक यू कैन सक्सीड इन योर एग्जामिनेशन। कुछ चीजें आपको खुद करनी होगी। मरीज क्या कहते हैं, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसकी बीमारी खोज के उसको बता देता है, पर अगर उसके बाद उसको बोला कि आपको डायबिटीज है, अब मीठा उसको ही नहीं खाना है, टहलना उसी को पड़ेगा, एक्सरसाइज उसी को करनी है, दवा उसी को खानी है, डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। सेम मेरा रोल है, मैं आपको सही पाथ बता सकता हूं, मैं आपको सही सोर्स बता सकता हूं, सही कंटेंट बता सकता हूं, और उसको किस तरीके से रिलेट करके पढ़ना है मैं वो बता सकता हूं। अल्टीमेट करना आपको है, अल्टीमेट करना आप ही को है। आई कांट डू एनीथिंग फॉर यू अपार्ट फ्रॉम गाइडिंग और सपोर्टिंग। ठीक है ना? ये आप ही को करना पड़ेगा। अब क्या न्यूज कह रही है, फेमस फॉर इट्स राइनोज, काजीरंगा रिकॉर्ड्स हाई डाइवर्सिटी ऑफ ग्रासलैंड बर्ड्स इन सर्वे।
अब उस बर्ड्स के बारे में पूछ लेगा, उसका IUCN स्टेटस पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है ना। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पूछ लेगा, ठीक है ना। अब वो आप जैसे काजीरंगा या उसमें एनवायरमेंट में गए तो आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना, कार्टिजना प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, वो सब आपके दिमाग में चलना चाहिए, बैक ऑफ द माइंड सब चीज चलनी चाहिए। क्वेश्चन आए नहीं कि तुरंत फ्रेमिंग चलनी चाहिए। और वो प्रैक्टिस कब होगी? जब आप इनके छोटे 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 बार बार पढ़ पढ़ के, ठीक है ना, न्यूज़पेपर से नोट्स बना के एक एक कॉपी 10-10 दिन में भरने की जरूरत नहीं है। पूरे साल की एक कॉपी जिस दिन बन गई और उसमें सब कुछ अवेलेबल है और आपके सब पिन पॉइंट पर है, तब आप समझो कि आपकी तैयारी कंप्लीट है और कोई आपको फिर उसमें फेल नहीं कर सकता। ये तो मैं जान रहा हूं, आपके चांस फेलियर के है ही नहीं फिर, ठीक है। तो ये वो मैंडेटरी एक्सरसाइज है जो आपको करनी ही करनी है, ठीक है। अब जैसे न्यू रिकॉर्डिंग टूल, अ की हाईलाइट ऑफ द स्टडी वाज डिप्लॉयमेंट पैसिव अकाउस्टिक रिकॉर्डर इनेबलिंग नॉन इन्वेजिव कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग। आप उसका स्टेटमेंट दे सकता है किस बिहाफ पर, वो यूपीएससी आपके प्रीलिम्स में स्टेटमेंट दे देगा कि इस बिहाफ पर वो किया जा रहा है, स्टेटमेंट सही है या गलत है, वो आप पढ़ोगे तभी आप कर पाओगे। वो मेथड ऑफ एलिमेंट और ये वो एलिमिनेशन के थ्रू हमने उसको वो कर लिया। जिसके निकल जाता है एग्जाम वो तो कुछ भी बताता है, वो ये बताएगा कि सर जमीन पर पैर आसमान पे थे, मैं ऐसे पढ़ाई करता था और पास हुआ, मान लो कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि आपके पास वो कैपेसिटी नहीं है कि आप उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क कर सकते हो। आप बस इतना कर सकते हो कि आप अपने आप को सही रास्ते पे लेकर जाओ, ऐसी किसी भ्रांतियों में मत पड़ो, ठीक है ना। हाँ मानता हूं 1-2-4% मैं ये मान सकता हूं कि यूपीएससी में लक काम करता है, लक फैक्टर काम करता है, बट लक फैक्टर तभी काम करता है व्हेन यू लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। लक का बेसिक अगर एब्रिविएशन अगर हम देखें, फुल फॉर्म देखें, तो उसका लक का फुल फॉर्म यही है, लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, ठीक है ना। तब लक आपका काम करता है। लक आपका तभी काम करेगा जब आप लेबर अंडर, आपका क्या कहते हैं, नॉलेज जो है वो करेक्ट गाइडेंस में हो रहा है, करेक्ट पाथ पे हो रहा है, तब आपका लक काम कर लेगा। तब हाँ एक आध तुक्का बैठ गया, सही तो बैठ गया, ठीक है ना। और जब अच्छा हो जाते हैं व्यक्ति के साथ जीवन में ना, तो वो हर चीज को बहुत पॉजिटिवली देखता है। अरे मैं इंटरव्यू देने जा रहा था, मेरे सामने क्या कहते बिल्ली रास्ता काट गई, मेरे को वही साइन मिल गया कि यार ये मुझे दे रही कि इस रास्ते से ऐसे जाओ, तो मेरा रिजल्ट निकल गया बढ़िया। तो ये सब कहानियां फिर कहानियां हो जाती हैं, कहते हैं ना, वो भ्रांतियों को फिर अंधविश्वास को विश्वास में बदलने में समय नहीं लगता है। जैसे कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर साहब थे, उनकी गाड़ी पर कौवा बैठ गया, आपने सुना है कि नहीं सुना है मुझे नहीं पता है, BS येदियुरप्पा की गाड़ी पे कौवा बैठ गया, तो उन्होंने वो गाड़ी पे से चलना बंद कर दिया, तुरंत नई गाड़ी वो मंगवाई, ठीक है ना, क्योंकि कौवा जिसके ऊपर बैठ जाए उसकी मृत्यु हो जाती है। तो सोचो इस गाड़ी में बैठ के जाऊंगा तो, हाँ ये रियल न्यूज है, ठीक है। एक और मैं दिखाता हूं, मैंने अभी आपसे स्टेम कैरियर की बात की, ये न्यूज अभी की है, ठीक है ना। PLFS रिपोर्ट कितना यहां पर दिया है, 47.6% वुमेन्स जो है वो कहते हैं स्टेम ग्रेजुएट हैं, ठीक है ना। 43% ऑफ इंडियंस स्टेम ग्रेजुएट्स आर वुमेन, द हाईएस्ट प्रोपोर्शन अमंग द मेजर इकोनॉमीज ग्लोबली। ग्लोबली सबसे, मतलब ग्लोबल इकोनॉमी में सबसे ज्यादा इनका कंट्रीब्यूशन है, मतलब बट अगर इनका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो सिर्फ 27% है, 27% है। हमारे इंडिया में स्टेम ग्रेजुएट वुमेन की तादाद जो है वो 40 कितना 43% अबव है, 43% के आसपास है, पर कंट्रीब्यूशन कितना है, 27% है। तो ये इकोनॉमी में एक डायमेंशन बन सकता है कि इकोनॉमिकली डेवलपिंग कंट्री इंडिया को विकसित भारत बनाने में क्या और किया जा सकता है। तो इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द मेन स्ट्रीम लाइन, ठीक है, ये हम कर सकते हैं। वो सारी चीज यहां पे दी हुई है, यूनेस्को इंस्टीट्यूट स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट, ये सब थोड़ा आप रेफरेंस दे दो। फर्दर यूनियन बजट 2025-26 इंट्रोड्यूस टर्म लोन फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, न्यू नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है वुमेन सेक्टर को, वुमेन्स को इकोनॉमिकल सेक्टर में किस तरीके से बूस्टअप करने के लिए, प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट क्या ले रही है, वो यहां पे मिलेगा। हाँ जेंडर बजटिंग, ठीक है ना, वो सारी चीज यहां पे मेंशन है। विश्वकर्मा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, PM विश्वकर्मा योजना हैज द राइट इंटेंट, हाउएवर गवर्नमेंट पॉलिसी अलोन कैन नॉट ब्रिज द एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट गैप, इंडस्ट्री मस्ट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम पैसिव रिक्रूटर टू एन एक्टिव इनेबलर ऑफ वुमेन्स करियर ट्रांजिशन।
मतलब कि जो इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्राइवेट सेक्टर्स हैं, वो भी आगे बढ़कर वुमेन्स को पार्टी रिक्रूट करें, क्योंकि उनको ऐसा लगता है वुमेन जो है वो काफी कुछ उनकी अदर लाइबिलिटीज होती हैं, मैटरनिटी बेनिफिट पे चली गई 6 महीने तो वर्कफोर्स कम पड़ जाएगा, इसलिए कहते हैं कुछ कुछ कंपनीज की पॉलिसीज होती हैं। तो गवर्नमेंट यहां पर हम वे फॉरवर्ड में इस चीज को लिख सकते हैं, ये है वे फॉरवर्ड, यहीं पे मिलेगा वे फॉरवर्ड, कंक्लूजन यही मिलेगा हमें। हम वहां कंक्लूजन फ्रेम करने नहीं बैठेंगे एग्जाम में, उसको यहीं से बनाएंगे हम। ठीक है, क्लियर है? गुड्स प्रोग्रेस ऑन ईयू एफटीए टॉक्स, लेस सो ऑन आसियान पैक्ट रिव्यू। अब आपको आसियान नेशन कब फॉर्म हुआ, कितने मेंबर हैं, आसियान प्लस क्या है, वो सब फैक्ट्स नहीं भी याद होंगे तो चलेगा, उसका एनालिसिस आपको पता होना चाहिए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है, आरसीईपी क्या है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इंडिया विड्रॉ फ्रॉम आरसीईपी, व्हाई सो, you need to know these answers. Without knowing these, can't possible to answer, you can write good answer in your answer book. ठीक है ना, बिना इस चीज के जानकारी के एक आप अच्छा आंसर नहीं लिख सकते हो। बहरहाल ये यहां तक की क्या कहते हैं कुछ न्यूज़पेपर थी, इसके अलावा बस एक और मैं आपको 5 मिनट और लूंगा। ये क्वेश्चन देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन का, ठीक है ना। अब वन नेशन वन इलेक्शन का एक क्वेश्चन है, अगर आप इसे देखेंगे तो यहां पर ये आपके स्टैटिक बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स में मिल जाएगा, ये पोर्शन स्टैंडर्ड बुक्स में मिलेगा। बट अगर हम इसमें जाएंगे, कुछ कोट्स होते हैं ये न्यूज़पेपर में ही आते हैं, ठीक है ना। जस्टिस दीपक मिश्रा, अडॉप्शन ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन इन इंडिया इज लाइकली टू ब्रूक वेल विद द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल्सो विद द प्रिंसिपल ऑफ अ कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म। तो अगर हमें वन नेशन वन इलेक्शन के फेवर में एक अच्छा आंसर लिखना है, अगर हम रेफरेंस इनका देकर लिखेंगे, डज हैव एनी पावर counter your answer? Because he is the interpreter of the constitution. It will immediate boost up your answer. आपका जो आंसर का लेवल वो अपने आप बूस्ट अप हो जाएगा, एग्जामिनर अपने आप उसकी कलम गलते आपको नंबर देगी, आपको एग्जामिनर से अपने नंबर छीनने हैं, ठीक है ना। सो ये तभी पॉसिबल होगा जब आपके आंसर एक बेस्ट मैसेज दे रहे होंगे, बेस्ट चीज उसको डिलीवर करके दे रहे होंगे। बुक बाय वर्ड्स और बुक बाय द नॉलेज, वो बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है। दैट्स व्हाई मैं अपनी पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास में कंसिस्टेंटली आप लोगों को क्या कहते हैं कोट्स और रिकमेंडेशंस देता रहता हूं। सीजीआई का मैंने रूल बाय लॉ, रूल ऑफ लॉ आपको दिया था, जस्टिस एनवी रमन्ना का, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है ना। सीजीआई एनवी रमन्ना सर का कहते हैं रूल बाय लॉ और रूल ऑफ लॉ का आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो, ठीक है ना, वो यहां पे भी यूज होगा, ठीक है। तो अब ये तो आपको स्टैटिक बुक में मिल जाएगा, अब मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको स्टैटिक बुक में मिल जाएगा। इंट्रो में आप कुछ भी यूज कर सकते हो, ये 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है ना, 129 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और उसके बाद इंट्रोडक्शन में एक लाइन ये ले लेगा, आपका ऑटोमेटिकली इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा। मेन बॉडी में क्या होगा, क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या अपग्रेडेशन आई है, इंसर्शन ऑफ आर्टिकल 82A, इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल 324A, ठीक है ना। ये सारे कंटेंट आपको कहां मिलेंगे, थ्रू न्यूज़पेपर, मे बी आपको किसी मैगजीन के थ्रू मिल जाए, बट उसके पीछे की जो थीम है वो आपको क्या कहते हैं एनालिटिकल अप्रोच कहां से मिलेगी, न्यूज़पेपर से मिलेगी, ठीक है। द ग्रोथ ऑफ कैबिनेट सिस्टम हैज पर्टिकुलरली रिजल्टेड इन मार्जिनलाइजेशन द पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। मैंने अभी आपको अभी जस्ट डिस्कस किया था कि पार्लियामेंट में जो डेलिब्रेशन है वो कंसिस्टेंटली डिक्रीज हो रहा है, तो अब आप उसको कहां देखोगे, ये डेटा है, ठीक है ना, ये डेटा है 17 में 55 बिल्स कमेटी को कितना रेफर हुआ 17 लोकसभा में, सिर्फ 16%। डोंट यू थिंक इट विल प्रमोट ऑटोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन रिजीम? तो आप इस आंसर को जस्टिफाई कैसे करोगे विदाउट नोइंग द फैक्ट्स? आप ब्लैंक हो जाओगे, आपने सिर्फ आर्टिकल पढ़ा है तो। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है ना। सी, प्राइवेट मेंबर बिल्स नॉट गेटिंग पास, नो प्राइवेट मेंबर बिल पास सिंस 1970।
मतलब कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंडिविजुअल बन के गया है तो उसने आज से 1970 के बाद कोई बिल ही नहीं पास हुआ है उसका। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो आपको करने होंगे। व्हाई पार्लियामेंट इज सो स्टिल इंपॉर्टेंट? नो कॉन्फिडेंस मोशन इंश्योरिंग डिबेट कमेटी, स्पेशली पीएसी, लोकसभा, केसी वेणुगोपाल, एक एक चीज यहां पर उसको दी हुई है। और प्रीवियस ईयर में देखिए क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं, सब पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैंने पीवाईक्यू भी इसके साथ अटैच किए, होपफुली आपको ये पीडीएफ मिल जानी चाहिए, ठीक है ना। आप देखेंगे तो 2014 में भी पार्लियामेंट से क्वेश्चन है, 21 में भी है, 21 में 2 क्वेश्चन है, फिर 19 में है, फिर 13 में है, फिर 19 में है, ठीक है ना। लगातार पार्लियामेंट पे क्वेश्चन है, सेम थीम, ठीक है। आपको पार्लियामेंट बस पता होना चाहिए, पार्लियामेंट का एक्चुअल चीज पता होना चाहिए। अब पार्लियामेंट के प्रोविजंस आपने आर्टिकल 74 से लेकर 128, 124 तक, 120 तक पढ़ लिया, उससे काम नहीं चलने वाला। आप ज्वाइंट सिटिंग जानते हो, आप मनी बिल जानते हो, आप फाइनेंस बिल जानते हो, आप अप्रोप्रिएशन बिल जानते हो, वोट ऑन अकाउंट जानते हो, इट कैन नॉट फुलफिल योर रिक्वायरमेंट। वो आपकी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एनालिटिकल अप्रोच चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए, आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी। और ब्रेन स्टॉर्मिंग का ये मतलब नहीं कि अकेले कमरे में बैठ के दीवार से सल लड़ाओ, ठीक है। उसके लिए आपको क्या कहते हैं, आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा कंसिस्टेंटली। अब आपको कोई क्वेश्चन पूछना तो आप पूछ सकते हो, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है। हाँ, किस मंथ से? अगर आप आज से शुरू करते हो तो आप आज से शुरू कर दो। करंट अफेयर का ये मतलब नहीं कि आज ही कुछ नया अवतरित हुआ है, पार्लियामेंट सिंस इंडिपेंडेंस चल रहा है, ठीक है। ऑनलाइन में किसी का कोई डाउट है? हाँ, एक जनरली एक डाउट आता है कि हमें दिल्ली जाकर पढ़ने की जरूरत है या नहीं है। तो यार अब संस्थान ये दिल्ली की ही है, लखनऊ में ही है, और लखनऊ के हार्ट ऑफ द सिटी में ही है, अलीगंज में ही है। तो आप इजीली आप यहाँ का पार्ट बनिए, आपको वो सारी चीजें यहाँ अवेलेबल होंगी जो आपको वहाँ अवेलेबल है। वही फैकल्टी जो दिल्ली की फैकल्टी है वही यहाँ पे पढ़ाएंगी, वही कंटेंट आपको यहाँ डिलीवर होगा, ठीक है ना। और इसके अलावा ऐसा कोई नहीं कि हम क्या कहते पिछले 6 महीने रोल बैक करें और फिर 1 जनवरी से हम हिंदू उठाएं और पढ़ना चालू करें। ऐसा पागलपन नहीं करना है, आपने आज से शुरू करना है। आप आज से पढ़िए, आज से शुरू करिए, ठीक है। और इसके अलावा मैं लगभग 26 जुलाई तक हूं। 26 जुलाई तक आप लोग को जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप लोग आकर सेंटर पे मुझसे मिलो, मैं आपके डाउट को, क्वेरी को रिजॉल्व करूंगा, ठीक है। चलो, थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।